हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। आज हम चैप्टर 3 का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, ओके सर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे सेक्शन नंबर 23। कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर 23। ये क्या बताता है? ये बताता है कि पब्लिक कंपनी 4 तरीके से सिक्योरिटीज रेज कर सकती है, इशू कर सकती है। पब्लिक इशू से कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट से कर सकती है, राइट इशू से कर सकती है और बोनस इशू से कर सकती है। लेकिन अगर हम एक प्राइवेट कंपनी की बात करें तो हम जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में क्लियरली लिखा हुआ था कि वो पब्लिक को सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकती है। उसके आर्टिकल्स में ये कंडीशन मेंशन होती है। इसीलिए प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक इशू नहीं कर सकती है, वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है। हाउएवर प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, राइट इशू कर सकती है और बोनस इशू कर सकती है। यानी पब्लिक कंपनी 4 चीजें कर सकती है: पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू। बट प्राइवेट कंपनी के केस में पब्लिक इशू पॉसिबल नहीं है। ओके सर, उसके बाद आगे चलते हैं। अगर हम पब्लिक इशू की बात करते हैं, तो आपकी किताब में ये 3 बातें लिखी हुई हैं। पहला, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर दैट इज आईपीओ। सेकंड, फर्दर पब्लिक ऑफर दैट इज एफपीओ एंड ऑफर फॉर सेल दैट इज ओएफएस। ऑफर फॉर सेल अभी हम आगे जाके डिटेल में कवर करेंगे। ओके सर, सेक्शन नंबर 26 आता है कि क्या क्या चीजें प्रोस्पेक्टस में मेंशन होनी चाहिए। सो सेक्शन 26 बात करता है मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। क्योंकि एक पब्लिक कंपनी ही पब्लिक इशू ला सकती है, इसीलिए ये बात सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए है कि उसे प्रोस्पेक्टस में क्या क्या बातें लिखनी है। प्रोस्पेक्टस मेरे बच्चा, प्रोस्पेक्टस डेटेड होना चाहिए, यानी उस पर डेट मेंशन होनी चाहिए। वो साइंड होना चाहिए। किससे साइंड होना चाहिए? एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी या प्रपोज्ड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी या इस डायरेक्टर या प्रपोज्ड डायरेक्टर का ऑथोराइज्ड अटर्नी इसे सिग्नेचर कर सकता है। इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन और क्या रिपोर्ट हम प्रोस्पेक्टस में डालेंगे? हम वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस डालेंगे जो कि सेबी ने स्पेसिफाई करी है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के साथ। लेकिन अभी तक सेबी ने अगर कुछ प्रिस्क्राइब नहीं करा है, तब तक हम क्या करेंगे? प्रोस्पेक्टस में वो सारी इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट डालेंगे जो कि सेबी रेगुलेशंस में बताई गई है। सेबी एक्ट के अंदर जो सेबी रेगुलेशंस इशू हुई है उसके अंदर जो डिटेल्स बताई गई हैं। ओके सर, प्रोस्पेक्टस इशू करने के 2 टाइम होते हैं। या तो आप कंपनी की फॉर्मेशन के टाइम कर सकते हो या कंपनी बनने के बाद कभी भी जब आप लिस्टिंग करना चाहते हो, पैसा उठाना चाहते हो पब्लिक से, तब आप सब्सिक्वेंटली कर सकते हो प्रोस्पेक्टस। चाहे आप फॉर्मेशन पे करो चाहे सब्सिक्वेंटली करो, लेकिन आपको आरओसी के पास प्रोस्पेक्टस फाइल करना जरूरी है। और ये कब फाइल करना होता है बेटा? ऑन और बिफोर डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी पब्लिकेशन की डेट पर या पब्लिकेशन की डेट से पहले आपको ये फाइल करना होता है। सर, पब्लिकेशन की डेट क्या होती है बेटा? डेट ऑफ पब्लिकेशन वो डेट जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। वो डेट जो कहां मेंशन है मेरे बच्चा? प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। ओके, क्या एक्सपर्ट की स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में डाली जा सकती है? बिल्कुल डाली जा सकती है, लेकिन 3 बातों का ध्यान रखना। पहली, कि वो एक्सपर्ट जो आप जिसे अपॉइंट कर रहे हो प्रोस्पेक्टस में स्टेटमेंट डालने के लिए, वो कंपनी की फॉर्मेशन, प्रमोशन, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। रिटर्न कंसेंट चाहिए। किसकी? एक्सपर्ट की रिटर्न कंसेंट चाहिए। और रिटर्न कंसेंट चाहिए तो चाहिए, लेकिन वो विड्रॉ नहीं करी होनी चाहिए आरओसी के पास जाने से पहले। यानी रिटर्न कंसेंट लो और वो विड्रॉ नहीं करनी चाहिए एक्सपर्ट ने, तभी उसकी स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में जा सकती है। और प्रोस्पेक्टस मस्ट इंक्लूड द स्टेटमेंट टू दिस इफेक्ट। और ये बात आपके प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन होनी चाहिए कि हमने एक्सपर्ट की स्टेटमेंट ली है, एक्सपर्ट की स्टेटमेंट उसने कंसेंट भी दी है, ये बात उसमें क्लियरली लिखी होनी चाहिए। हर प्रोस्पेक्टस के पेज पर क्लियरली ये लिखा होना चाहिए कि प्रोस्पेक्टस आरओसी को डिलीवर किया गया है। और वो डॉक्यूमेंट्स जो प्रोस्पेक्टस के साथ अटैच करके दिए थे, वो वाली लिस्ट भी आपको देनी पड़ेगी। कहां पर? प्रोस्पेक्टस के पेज पर। आरओसी को जिस दिन आप प्रोस्पेक्टस डिलीवर करते हैं
उसके 90 डेज में प्रोस्पेक्टस इशू हो जाना चाहिए, अदरवाइज उसके बाद वो इनवैलिड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। उसके बाद क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन पुरानी हो जाती है। ओके सर, अगर आपने प्रोस्पेक्टस का कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, यानी प्रोस्पेक्टस में ऊपर लिखी हुई बातें नहीं फॉलो करी, तो सेक्शन 26 का कॉन्ट्रावेंशन हो गया। तो कंपनी के ऊपर मिनिमम 50,000 से लेकर मैक्सिमम 3 लाख तक, और एवरी पर्सन जो कि नोइंगली पार्ट था उस प्रोस्पेक्टस के इशू का जिसमें गड़बड़ है, उस पर भी मिनिमम 50,000 से मैक्सिमम 3 लाख रुपए का। तो एक बारी रिपीट कर देते हैं शॉर्ट में सेक्शन नंबर 26 को, क्योंकि ये एक बड़ा सेक्शन है। सबसे पहला ये पब्लिक कंपनी के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। दूसरा ये बोल रहा है प्रोस्पेक्टस पे डेट होनी चाहिए। तीसरा ये बोल रहा है प्रोस्पेक्टस साइन होना चाहिए। साइन किससे होना चाहिए? एवरी डायरेक्टर और एवरी प्रपोज डायरेक्टर से होना चाहिए, या उनके ऑथराइज अटर्नी से होना चाहिए। उसके बाद ये कहता है भैया इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट दे देना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, कौन सी? जो सेबी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करी थी। लेकिन जब तक सेबी नहीं बता रहा है इस सेक्शन के अंदर, तब तक जो सेबी रेगुलेशंस में बताई गई है उसको तुम फॉलो कर लेना। ओके सर, उसको तुम फॉलो कर लेना। प्रोस्पेक्टस कब इशू हो सकता है बेटा? प्रोस्पेक्टस इशू हो सकता है फॉर्मेशन पे, यानी कंपनी जब बन रही है, या उसके बाद भी इशू हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आरओसी को फाइल करना बहुत जरूरी है। कब फाइल करना है? पब्लिकेशन के ऑन और बिफोर फाइल करना है, और डेट ऑफ पब्लिकेशन मतलब डेट मेंशन्ड ऑन दी प्रोस्पेक्टस। एक्सपर्ट की स्टेटमेंट डाल सकते हैं, लेकिन वो एक्सपर्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कंपनी की फॉर्मेशन प्रमोशन मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो। रिटन कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट होनी चाहिए, और उसने विड्रॉ नहीं करी होनी चाहिए, और ये बात आपके प्रोस्पेक्टस में क्लियरली लिखी होनी चाहिए कि हमने उससे रिटन कंसेंट लेकर उसकी स्टेटमेंट हमने डाली है। ओके सर, हर प्रोस्पेक्टस के फेस पे ये लिखा होना चाहिए कि आरओसी को प्रोस्पेक्टस डिलीवर किया गया है, और वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो प्रोस्पेक्टस के साथ दी गई थी वो भी मेंशन होनी चाहिए। आरओसी को डिलीवर होने के बाद प्रोस्पेक्टस 90 दिन के अंदर इशू हो जाना चाहिए, अदरवाइज वो इनवैलिड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 27, दैट इज अगर कंपनी ने पैसा उठा लिया, अगर कंपनी ने पैसा उठा लिया प्रोस्पेक्टस इशू करके, और उसके बाद या तो वो प्रोस्पेक्टस की टर्म्स एंड कंडीशन, या वो जिस पर्पस के लिए उठाया था उस ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं, या तो आप प्रोस्पेक्टस के कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स चेंज करना चाहते हो, या आप प्रोस्पेक्टस का ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो, तो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी ये बातें। क्या? आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा कंपनी को, ऑर्डिनरी नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन, वो भी पोस्टल बैलेट के थ्रू। ये बात रूल में लिखी हुई है। नोटिस देना पड़ेगा 2 न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज वाले न्यूज़पेपर में। कंपनी, लेकिन कंपनी भले ही अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर रही है, बट कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल ट्रेडिंग में या डीलिंग में, लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स में डील करने में नहीं इस्तेमाल कर सकती है, नहीं इस्तेमाल कर सकती है। और आप जब स्पेशल रेजोल्यूशन का नोटिस भेजेंगे ना, जब आप स्पेशल रेजोल्यूशन का क्या भेजेंगे? नोटिस भेजेंगे कि भैया पास कराना है, तो उसमें ये 11 बातें जरूर बता देना। कौन सी 11 बातें जरूर बता देना? फॉर एग्जाम्पल, मान लो गुरप्रीत सर की कंपनी थी, गुरप्रीत सर की कंपनी ने प्रोस्पेक्टस, गुरप्रीत सर की कंपनी ने क्या करा? प्रोस्पेक्टस इशू करा था समोसे की नई ब्रांचेस खोलने के लिए। बट अब हमें लग रहा है भाई समोसे में इतना धंधा नहीं रह गया है, हमें आइसक्रीम के धंधे में चले जाना चाहिए। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा हूं। तो मुझे अब अप्रूवल लेना पड़ेगा शेयर होल्डर्स का, स्पेशल रेजोल्यूशन, तो उन्हें बताना तो पड़ेगा कि कितना पैसा यूटिलाइज हो गया, क्या हो गया। तो क्या क्या चीजें बतानी है, ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लो पहले बताना ओरिजिनल पर्पस, पैसा क्यों उठाया था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 70 समोसे की ब्रांच उठाने के लिए पैसा उठाया था। फिर टोटल पैसा कितना उठाया था? मैंने 500 करोड़ रुपया रेज करा था पब्लिक से। टोटल मनी कितनी यूटिलाइज कर चुका हूं? मान लो 300 करोड़ रुपए यूटिलाइज कर चुका हूं। ये बातें उस नोटिस में लिखी होंगी। एक्सटेंड, कितने परसेंट आपने अपना ऑब्जेक्ट अचीव कर लिया, वो परसेंटेज आएगा। अनयूटिलाइज अमाउंट, कितना अमाउंट अभी भी आपके पास बच गया। भाई 500 करोड़ उठाया था, 300 करोड़ की ब्रांचेस खोल दी, 200 करोड़ अभी भी बचा है। अच्छा, अब आप नया चेंज क्या ला रहे हैं? प्रपोज चेंज, दैट इज मैं 15 आइसक्रीम की नई ब्रांच खोलना चाहता हूं। रीजन फॉर चेंज, आप चेंज क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि भैया समोसे का बिजनेस में अब ज्यादा प्रॉफिट नहीं नजर आ रहा, इसलिए आइसक्रीम में जाना चाहते हैं। अच्छा, कितने महीने में ये टाइमलाइन में आप नया ऑब्जेक्ट अचीव कर लेंगे? मुझे लगता है भाई अगले 3 महीने में, अगले 4 महीने में, 5 महीने में हम ये अचीव कर लेंगे। रिस्क फैक्टर क्या है? नए ऑब्जेक्ट जो आपने लिया उसका रिस्क क्या है? कि भैया मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर है, और सर्दियों में भैया चलती नहीं है, गर्मियों में ज्यादा बिकती है आइसक्रीम, ये रिस्क है। और अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो मेंबर्स को डिसीजन लेने में काम आए। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको किस में बतानी पड़ेगी? नोटिस में बतानी पड़ेगी। एक बारी इसको भी रिपीट कर देते हैं, सुनो। सेक्शन 27 में ये बोला गया है कि अगर कोई कंपनी
प्रोस्पेक्टस से पैसा उठा चुकी थी, बट अब वो ऑब्जेक्ट चेंज करना चाह रही है, तो उसे पहले शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसे क्या लेना पड़ेगा? शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा, पोस्टल बैलेट से लेना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देने पड़ेंगे, एक इंग्लिश एक वर्नाकुलर। वो कंपनी पैसा ट्रेडिंग में इक्विटी शेयर लिस्टेड कंपनी के यूटिलाइज नहीं कर सकती है, नोटिस देना पड़ेगा। अच्छा, जो शेयर होल्डर नहीं माने, जिनको हम डिसेंडिंग शेयर होल्डर मानते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग शेयर होल्डर बोलते हैं, उनको एग्जिट ऑप्शन भी देना पड़ेगा, उनको एग्जिट ऑप्शन भी देना पड़ेगा। और ये एग्जिट ऑप्शन कौन देगा? प्रमोटर देगा, या कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स मिलकर, जो है कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स मिलकर ये उनको एग्जिट ऑप्शन दे देंगे। नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं, सेक्शन नंबर 40। सेक्शन नंबर 40 बेटा मैंडेटरी लिस्टिंग की बात करता है कि आपको सिक्योरिटीज लिस्ट करानी होती है। तो कोई भी कंपनी जो पब्लिक ऑफर कर रही है, उसे ऑफर करने से पहले एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। या तो वो किसी एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में कर सकती है, या वो एक से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में कर सकती है। लेकिन सिर्फ एप्लीकेशन ही नहीं करना है, आपको उनका अप्रूवल, दैट इज परमिशन भी लेनी पड़ेगी उस स्टॉक एक्सचेंज में। अगर एक कंपनी है जिसने 2 स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करा था, एक का अप्रूवल आ गया और दूसरे का रिजेक्शन आ गया, तो वो कंपनी फिर पब्लिक ऑफर के साथ नहीं जा सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ओके सर, सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट विद इन सच स्टॉक एक्सचेंज। ओके सर, आपके प्रोस्पेक्टस में, कंपनी के प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होना चाहिए? नाम लिखा होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का जिसमें कि सिक्योरिटीज ट्रेड होने वाली हैं। ओके सर, जितना भी पैसा पब्लिक से आएगा सब्सक्रिप्शन के लिए, वो पैसा कहां रखा जाएगा? सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाएगा, एक शेड्यूल्ड बैंक के सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाएगा। एंड दैट मनी कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर 2 पर्पस। और ये पैसा सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के लिए इस्तेमाल करा जा सकता है। पहला, वो पैसा किस लिए दिया था? सिक्योरिटीज अलॉट करने के लिए। तो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, पैसा क्या था? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, कि आपने उसके बदले क्या दे दी? सिक्योरिटीज दे दी। और अगर आप किसी वजह से सिक्योरिटीज वापस नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको वो पब्लिक मनी क्या कर देनी है? रीपे कर देनी है, वापस कर देनी है। फिर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो एग्जाम में कई बार आएगा और एमसीक्यू में भी आपको बार बार देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो देखना, पेमेंट ऑफ कमीशन। कंपनी अंडर राइटर्स को कमीशन पे कब कर सकती है? पहला, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की अथॉरिटी होगी तभी पे कर पाएगी, अगर अथॉरिटी नहीं है तो कंपनी पे नहीं कर पाएगी। सोर्स ऑफ कमीशन, ये कमीशन का पैसा कहां से आएगा? बेटा ये पैसा आएगा जो आप इशू कर रहे हो उससे जो पैसा आएगा, या कंपनी का अगर कोई प्रॉफिट पड़ा हुआ है उससे, या दोनों से। ठीक है, रेट ऑफ कमीशन क्या होंगे? सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेट ऑफ कमीशन से आते हैं। अगर हम शेयर्स की बात करें, चाहे वो फिर इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, आपका जो रेट रहेगा वो रहेगा 5% ऑफ इशू प्राइस, और जो भी आर्टिकल्स में मेंशन होगा विच एवर इज लोअर। और यही अगर आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो लोअर ऑफ 2.5% ऑफ इशू प्राइस और मेंशन्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो शेयर्स के लिए 5% याद रखना, और डिबेंचर्स के लिए 2.5%, और आर्टिकल्स के लिए लोअर तो है ही कि भैया अगर आर्टिकल्स में कम है तो आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का अंडर राइटर्स के साथ हुआ होगा वो आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। कब फाइल करना पड़ेगा? जब आप आरओसी को प्रोस्पेक्टस फाइल करोगे ना, उसी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी फाइल कर देना। उसके बाद आता है सेक्शन 39, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज अलॉट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना। नो सिक्योरिटीज टू पब्लिक कैन बी अलॉटेड। आप तब तक सिक्योरिटीज पब्लिक को अलॉट नहीं कर सकते हो जब तक कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन है वो सब्सक्राइब ना हो गया हो, एंड जो एप्लीकेशन मनी आपने कही थी, जो एप्लीकेशन मनी कही थी वो एप्लीकेशन मनी ना आ गई हो। और एप्लीकेशन मनी कितनी हो सकती है? 5% ऑफ द फेस वैल्यू और एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेबी, इतनी आ जानी चाहिए। ओके सर, अब देखिए टाइमलाइन को समझिएगा यहां पे बड़े ही ध्यान से। मान लो आपने प्रोस्पेक्टस आरओसी के साथ फाइल करा अंडर सेक्शन 26, उसके 90 दिन के अंदर आपको क्या करना है? प्रोस्पेक्टस इशू करना है, क्योंकि उसके बाद वो क्या हो जाता है? इनवैलिड प्रोस्पेक्टस हो जाता है। ठीक है सर, उसके 30 दिन के अंदर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और मनी रिसीव हो जानी चाहिए। कौन सी मनी? एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जानी चाहिए और मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए विद इन 30 डेज। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाता है, आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ या एप्लीकेशन मनी नहीं आई, तो अगले 15 दिन आपको दिए जाते हैं। आप उस पैसे को क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। आप मतलब कंपनी उस पैसे को क्या कर देगी? रिफंड कर देगी। और रिफंड अगर टाइम पे नहीं करा तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी लगनी चालू हो जाएगी डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी के ऊपर। किस रेट पर? 15% पर एनम, 15% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर। ठीक है, ओके सर। और ये जो पैसा आता है कहां रखते हैं? ये सेपरेट बैंक अकाउंट में हम लोग रखते हैं।
क्लियर है क्या सबको? यस और नो। लेकिन अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट आ गया, यानी अब तो हम अलॉट कर सकते हैं ना सिक्योरिटी, अगर नहीं आया होता तो मैं पैसा रिफंड करता, तो आपको अलॉटमेंट कर देना है सिक्योरिटीज का 30 दिन, है ना, अलॉटमेंट कर देना है और फिर 30 दिन में रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आरओसी के साथ फाइल कर देना है फॉर्म पास 3 में, फॉर्म पास 3 में। ओके सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बच्चों शेल्फ प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 31। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसमें सिक्योरिटीज और क्लास ऑफ सिक्योरिटी मल्टीपल टाइम्स इशू कर सकते हैं हम लोग, है ना, मल्टीपल टाइम कर सकते हैं विदाउट गोइंग फॉर अगेन प्रोस्पेक्टस इशू करने के कंप्लायंस से। सो अब शेल प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिससे मल्टीपल पब्लिक ऑफर कर सकते हैं विदाउट इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस, यानी एक बार प्रोस्पेक्टस कर दिया तो जब तक शेल प्रोस्पेक्टस वैलिड है उसके टाइम में सेम सिक्योरिटी का आप कितनी भी बार क्या ला सकते हो, इशू लेकर आ सकते हो। ठीक है, लेकिन ये कौन सी कंपनियां कर सकती है शेल प्रोस्पेक्टस? सिर्फ वही कंपनियां कर सकती है जिसे सेबी ने स्पेसिफाई करा है, सारी कंपनियां नहीं कर सकती है। शेल प्रोस्पेक्टस क्या होगा? पहले आप आरओसी के साथ फाइल करेंगे जब आप फर्स्ट ऑफर लेके जाएंगे, फर्स्ट ऑफर लेकर जाएंगे तो आरओसी के साथ क्या फाइल होगा? शेल प्रोस्पेक्टस फाइल होगा। मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड कितना होता है? 1 साल। ये शेल प्रोस्पेक्टस 1 साल के लिए वैलिड होता है। और इसकी स्टार्ट डेट क्या होती है? ये किस दिन से 1 ईयर काउंट स्टार्ट होगा बेटा? जिस दिन फर्स्ट ऑफर का डेट ऑफ ओपनिंग होगा, जिस दिन फर्स्ट ऑफर का डेट ऑफ ओपनिंग होगा वहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और जब भी आप सेकंड ऑफर या सब्सिक्वेंट ऑफर लाएंगे फिर आपको दोबारा प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। 1 साल तक आपको एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। जिस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में आप क्या देंगे? न्यू चार्जेस, कितने भी नई चार्ज अगर कंपनी ने क्रिएट करे हैं वो, अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज हुआ है वो, और कोई भी ऐसा अदर चेंज जो प्रिस्क्राइब करा जाएगा, ये सारी बातें आप इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में देंगे। और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्लस शेल्फ प्रोस्पेक्टस मिलकर क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? उसको हम बोलेंगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस, उसको हम बोलेंगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस। सर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कब तक फाइल करना है बेटा? विद इन 1 मंथ प्रायर टू द इशू ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफर, यानी जब आप सेकंड ऑफर ला रहे हैं, सब्सिक्वेंट ऑफर ला रहे हैं, विद इन 1 मंथ प्रायर टू द इशू करना है। और रिफंड द एडवांस मनी विद इन 15 डेज ऑफ सब्सक्राइबर विड्रॉ आफ्टर सिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो किसी पर्सन ने आपको एडवांस, कंपनी को एडवांस पैसा दे दिया था, मान लो किसी पर्सन ने कंपनी को क्या दे दिया था? एडवांस पैसा दे दिया था। आपने उसे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दिया और अब वो खुश नहीं है, उसे लगता है यार अब तो कंपनी में दोबारा खरीद के फायदा नहीं है और वो अपना पैसा वापस लेना चाहता है, तो जी हां, रिफंड कर देना पड़ेगा ऐसे पर्सन का पैसा 15 दिन में इफ सब्सक्राइबर वांट्स टू विड्रॉ आफ्टर सीइंग द चेंजेस। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देखकर अगर उसे लग रहा है कि नहीं यार मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, एडवांस देकर तो मैं फंस चुका हूं, तो भैया कंपनी को वो वापस कर देना पड़ेगा। ओके सर, ओके सर। तो एक बारी इसको भी शॉर्ट में रिपीट कर लेते हैं शेल प्रोस्पेक्टस को। शेल प्रोस्पेक्टस कौन सा प्रोस्पेक्टस होता है? शेल प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस होता है जो कि मल्टीपल इश्यूज, पब्लिक ऑफर्स हम ला सकते हैं एक ही बारी में विदाउट इशूइंग द फर्दर प्रोस्पेक्टस, यानी बार बार प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफर के टाइम आप शेल प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू करते हैं, आरओसी को देते हैं, उसके बाद क्या होता है 1 साल तक वो वैलिड रहता है और उस 1 साल में आप जितने भी इशू लेकर आएंगे उसके लिए एक डॉक्यूमेंट इशू होगा जिसको हम इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बोलेंगे। और शेल प्रोस्पेक्टस प्लस इंफॉर्मेशन जो मेमोरेंडम होता है उसको मिलाकर प्रोस्पेक्टस माना जाता है। अगर किसी पर्सन ने एडवांस मनी कंपनी को डाल दी थी, अगर किसी पर्सन ने एडवांस मनी जो है किसको दे दी थी? कंपनी को दे दी थी, और वो चेंजेस देखने के बाद अपना पैसा विड्रॉ करना चाहता है, अपना पैसा लेना चाहता है, तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो उसे पैसा रिटर्न कर दे। ओके सर। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 32, दैट इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हम जानते हैं जिसमें कि इनकम्प्लीट डिटेल्स होती है, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें मिसिंग हो सकती हैं। कौन सी? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटीज, क्वांटिटी या प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, या प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। ये हम क्यों करते हैं? ताकि हमें एक अंदाजा लग जाए कि ये किस प्राइस पे जाएंगी। ओके सर। कंपनी में इशू रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बिफोर इशू ऑफ फाइनल प्रोस्पेक्ट, यानी कंपनी अगर चाहिए, मैंडेटरी नहीं है कि कंपनी डायरेक्टली रेड हेरिंग में जाएगी, अगर कंपनी चाहे तो फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का रास्ता अपना सकती है। और उसके बाद ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस किसके साथ फाइल होगा? आरओसी के साथ फाइल होगा। कब फाइल होगा? 3 दिन, जी हां 3 दिन प्रायर टू ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड ऑफर, यानी 3 दिन पहले आपको फाइल करना पड़ेगा विद ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड ऑफर।
एनी वेरिएशन, अगर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और फाइनल प्रोस्पेक्टस में कोई भी वेरिएशन है तो वो हाईलाइट करना पड़ेगा आपको फाइनल प्रोस्पेक्टस में। कंपनी को वो फाइनल प्रोस्पेक्टस देते हुए सारे चेंजेस हाईलाइट करने पड़ेंगे जो रेड हेरिंग से फाइनल में चेंज हुए हैं। और ये किसके साथ फाइल होता है? ये फाइल होता है आरओसी के साथ और सेबी के साथ फाइल होता है। और इसमें क्या क्या डिटेल्स जाती है ध्यान देना फाइनल प्रोस्पेक्टस में। टोटल कैपिटल कितनी रेज करी, टोटल पैसा कितना रेज करा, क्लोजिंग प्राइस, फाइनल प्राइस क्या रहा, और एनी अदर डिटेल्स जो कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं थी, जो कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं थी। ओके सर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज सेक्शन नंबर 25, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। सेक्शन नंबर 25, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। इसमें क्या होता है कि कंपनी जो है ना, कंपनी क्या करती है, एक थर्ड पार्टी के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज पब्लिक को इशू करने की कोशिश करती है ताकि वो इस चैप्टर प्रोस्पेक्टस के कंप्लायंस से बच जाए। ताकि वो किससे बच जाए? प्रोस्पेक्टस के कंप्लायंस से बच जाए। लेकिन ये सेक्शन उस ट्रांजैक्शन को रोकने की कोशिश करता है कि कंपनियां ऐसा ना करें। तो अगर कोई कंपनी अलॉट कर देती है या एग्रीमेंट कर देती है कि वो सिक्योरिटीज अलॉट करेगी थर्ड पार्टी को, और वो थर्ड पार्टी आगे क्या कर रहा है, उन सिक्योरिटीज को पब्लिक को अलॉट करने वाला है, तो वो डॉक्यूमेंट जो वो थर्ड पार्टी इशू करेगी पब्लिक को इनवाइट करने के लिए, उसे क्या माना जाएगा? डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। उसे क्या माना जाएगा? डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। सारे के सारे लीगल प्रोविजन ऐसे लगेंगे जैसे कि वो एक प्रोस्पेक्टस है। और हम ये प्रिजम्पशन करेंगे भले ही कंपनी ने जो अपनी सिक्योरिटीज है वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू पब्लिक को बिकवाई है, बट लॉ ऐसा एज्यूम करेगा कि कंपनी ने वो डायरेक्टली सिक्योरिटीज किसको दी है? पब्लिक को दी है सब्सक्रिप्शन के लिए, एंड उस पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया है ऑफर विल बी ट्रीटेड। और जो पर्सन, जो पब्लिक जो है वो क्या मान रही है? पब्लिक को हम सब्सक्राइबर डीम्ड ट्रीट करेंगे। ओके सर। नॉर्मली बेटा बर्डन ऑफ प्रूफ कि हमने थर्ड पार्टी को बेचा था बट हमने थर्ड पार्टी को नहीं कहा पब्लिक को देने के लिए। नॉर्मली बर्डन ऑफ प्रूफ आरओसी के ऊपर होता है कि आरओसी को यह प्रूव करना होता है कि कंपनी की जो इंटेंशन थी वो क्या थी, वो इस सेक्शन से बचना चाहती थी, प्रोस्पेक्टस के कंप्लायंस से, वो थर्ड पार्टी के थ्रू पब्लिक को बेचना चाहती थी। लेकिन ऐसे दो केसेस हैं जहां पर हम ये मान लेंगे, यानी आरओसी मान लेगा कि कंपनी ऐसा ही करना चाहती थी, कंपनी थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करके पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज बेचना चाहती थी। और इन दो केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आ जाएगा? कंपनी के ऊपर आ जाएगा। कंपनी को प्रूफ देने पड़ेंगे कि नहीं नहीं, हमने तो थर्ड पार्टी को दिया, हमें क्या पता ये पब्लिक को देने वाला आगे। ये बात किसको करनी पड़ेगी? कंपनी को प्रूफ करनी पड़ेगी। वो कौन से दो केसेस हैं? केस नंबर 1, व्हेन ऑल, या तो सारी या एनी सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय थर्ड पर्सन विद इन 6 मंथ आफ्टर अलॉटमेंट और एग्रीमेंट। यानी अलॉटमेंट के बाद, अलॉटमेंट होने के बाद, कंपनी से थर्ड पार्टी को अलॉटमेंट होने के बाद, या कंपनी का थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट होने के 6 महीने के अंदर अगर उसने सारी या थोड़ी सिक्योरिटीज थर्ड पर्सन को दे दी, थोड़ी सिक्योरिटीज थर्ड पर्सन ने पब्लिक को दे दी, तो हम मान लेंगे कि भैया, हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि कंपनी की इंटेंशन थी पब्लिक को इनडायरेक्टली इशू करने की। ठीक है, तो फिर कंपनी को बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा, कंपनी को प्रूफ करना पड़ेगा, अदरवाइज उसे प्रोस्पेक्टस के सारे प्रोविजंस लग जाएंगे। उसके बाद डेट ऑन विच थर्ड पार्टी मेड ऑफर टू पब्लिक, मतलब जिस तारीख को पब्लिक को ऑफर किया गया उस थर्ड पर्सन के द्वारा, उस टाइम पर कंपनी को पूरा पैसा रिसीव नहीं हुआ था, उस टाइम तक कंपनी को पूरा पैसा रिसीव नहीं हुआ था। अब अगर आपको एक बारी प्रोस्पेक्टस का प्रोविजन लग गया तो प्रोस्पेक्टस का सेक्शन 26 तो फॉलो करोगे ही, साथ में कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस के साथ में। कुछ एडिशनल क्या? 2 बातें आपको एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती है डीम्ड प्रोस्पेक्टस में। पहली बात, नेट अमाउंट रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड बाय कंपनी फ्रॉम थर्ड पार्टी, यानी थर्ड पार्टी से कंपनी को कितना पैसा आने वाला है या कितना पैसा आ गया है वो चीज। और दूसरा, टाइम एंड प्लेस जहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट इंस्पेक्ट करा जाए। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? जो कंपनी और थर्ड पार्टी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको इंस्पेक्शन की जगह कहां है और किस टाइम पे वो इंस्पेक्ट किया जा सकता है, वो चीज। पर्सन मेकिंग ऑफर वर पर्सन नेम्ड इन प्रोस्पेक्टस एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यानी जो
ये ऑफर करेंगे, हम उसे कंपनी का डायरेक्टर मान लेंगे ताकि उन पर पेनल्टीज लगा सके। उसके बाद साइनिंग कौन करेगा इस पर? अगर वो थर्ड पार्टी एक कंपनी होगी तो 2 डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, और अगर वो थर्ड पार्टी एक पार्टनरशिप फर्म होगी तो बाय नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल पावर्स, नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल पार्टनर्स। ओके सर। सेक्शन 34 और सेक्शन 35 अब हम पढ़ेंगे। सेक्शन 34 क्या बात करता है? क्रिमिनल लायबिलिटी की बात करता है। किसकी बात करता है मेरे बच्चा? क्रिमिनल लायबिलिटी की बात करता है फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, यानी अगर प्रोस्पेक्टस में गड़बड़ है। मिस स्टेटमेंट मतलब प्रोस्पेक्टस में गड़बड़। प्रोस्पेक्टस में गड़बड़ कैसी हो सकती है? मे बी कोई झूठी स्टेटमेंट लिख दी, मे बी कोई ऐसी स्टेटमेंट लिख दी जो एक्यूरेट नहीं है, या कोई इंपॉर्टेंट मैटर जो कि प्रोस्पेक्टस में आना चाहिए था बट ओमिट कर दिया, यानी लिखा नहीं, जो कि बताना चाहिए था बट नहीं लिखा, तो हम ये मानेंगे कि प्रोस्पेक्टस में क्या है? गड़बड़ है। तो अगर प्रोस्पेक्टस में गड़बड़ है तो लॉ इसे क्या मानता है? एक सीरियस ऑफेंस मानता है, और इसीलिए इसकी क्रिमिनल लायबिलिटी है। इफ प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स एनी स्टेटमेंट, अगर प्रोस्पेक्टस में ऐसी स्टेटमेंट है जो कि अनट्रू है, जो कि सच नहीं है, या मिसलीडिंग है, जिसे पढ़कर आप गलत बहक सकते हो, और इंक्लूजन और ओमिशन ऑफ एनी मैटर लाइकली टू मिसलीड, ठीक है, आपने ऐसा मैटर लिख दिया जिससे सामने वाली पार्टी मिसलीड हो जाएगी, या आपने कोई बात छुपा ली जिससे सामने वाली पार्टी मिसलीड हो जाएगी, तो एवरी पर्सन जिसने उस प्रोस्पेक्टस को ऑथोराइज करा है उसके ऊपर सेक्शन 447 लग जाएगा। उसके ऊपर क्या लग जाएगा मेरे बच्चा? सेक्शन 447 लग जाएगा। लेकिन 2 एक्सेप्शन है जहां पर आप सेक्शन 447 से बचकर भाग सकते हो इस सेक्शन में, यानी क्रिमिनल लायबिलिटी से बच सकते हो। पहला, he proves that such statement or omission was immaterial, मतलब वो बंदा आकर ये प्रूव कर रहा है भैया ये जो प्रोस्पेक्टस में गलती हुई है ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। जैसे डायरेक्टर का नाम श्याम था और गलती से क्या लिख दिया? श्यामा कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक होगी। यार प्रोस्पेक्टस में ये गलती से क्या फर्क पड़ता है? छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो गलती ही इंपॉर्टेंट नहीं थी, उसने प्रूव कर दिया कि गलती मटेरियल नहीं है, तो फिर उसको जेल वेल जाना और ये सब जाने की जरूरत नहीं है। या उसके पास रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव था, उसके पास रीजन था, रीजनेबल रीजन था कि भैया जब वो इशू कर रहा था प्रोस्पेक्टस, जिस टाइम प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा था, जो स्टेटमेंट थी वो सच थी, या जो स्टेटमेंट थी उसके हिसाब से उसे लगा कि भाई ये स्टेटमेंट मैंने सच्ची दी है, या इंक्लूजन या ओमिशन जो था वो नेसेसरी था, वो जरूरी करना था, वो प्रोस्पेक्टस में दिया नहीं जा सकता था। ओके सर। फिर आता है बच्चों सेक्शन 35। सेक्शन 35 बात करता है सिविल लायबिलिटी की, यानी मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस में क्रिमिनल लायबिलिटी तो आती ही है, साथ में सिविल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी मतलब अगर किसी और को प्रोस्पेक्टस की वजह से नुकसान पहुंचा, अगर किसी और को प्रोस्पेक्टस की वजह से नुकसान पहुंचा तो उस नुकसान की भरपाई करके देनी पड़ेगी। लेकिन इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। यहां पर लॉस जो है ना, लॉस का कंपनसेशन सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलता है, पहला जिसने की मार्केट से नहीं कंपनी से शेयर खरीदे थे, कंपनी से सिक्योरिटी सब्सक्राइब करी थी, तो सब्सक्राइबर को ये जो है दिया गया है पावर। दूसरा, उसने सब्सक्राइब करने से पहले प्रोस्पेक्टस पे भरोसा किया था, प्रोस्पेक्टस पढ़ा था, और वो गलत प्रोस्पेक्टस की वजह से जो है मिसलीड हो गया था। और तीसरा, उसे लॉस हुआ था। अगर लॉस नहीं हुआ तो सिविल लायबिलिटी 0 होती है, कोई पैसा नहीं मिलेगा। तुमने शेयर्स खरीदे और तुम्हें कोई नुकसान ही नहीं हुआ तो उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं होती। इस पे एक क्वेश्चन भी है, ठीक है, तो वो आप देख लेना। ओके सर। तो ओनली एप्लीकेबल इफ सब्सक्राइबर हैज सफर्ड एनी लॉस, इफ देयर इज नो लॉस तो सेक्शन 35 नॉट एप्लीकेबल, आप लॉस जो है क्लेम नहीं कर सकते। नुकसान हुआ ही नहीं तो कंपनसेशन किस बात की लोगे? या नुकसान हुआ बट मार्केट से खरीदे थे, नुकसान हुआ बट कंपनी से नहीं खरीदे, स्टॉक एक्सचेंज से खरीदे थे, तो भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं सब्सक्राइबर नहीं हूं। और ये किसको मिलता है? सब्सक्राइबर्स को मिलता है जो कंपनी से डायरेक्टली खरीदते हैं। एनी सब्सक्राइबर who sustained loss or damage as a consequence of misstatement, तो वो पैसा किससे क्लेम करेगा? कंपनी, डायरेक्टर, प्रमोटर, एक्सपर्ट, प्रपोज डायरेक्टर who authorized issue of prospectus, इन लोगों से करा जाएगा। liable to compensate the loss sustained by the subscriber।
ठीक है, विदाउट प्रेजुडिस टू पनिशमेंट अंडर सेक्शन 36। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पर्सन रिफर्ड अबव, यहां पे लाइबिलिटी क्या होगी बेटा, अनलिमिटेड होगी अगर प्रोस्पेक्टस जो है वो फ्रॉड्यूलेंट पर्पस, अगर पता चल गया कि भैया प्रोस्पेक्टस फ्रॉड्यूलेंट पर्पस के लिए किया गया था तो। ओके सर, उसके बाद आते हैं एक्सेप्शन। आप सिविल लाइबिलिटी से कब बच सकते हैं? क्रिमिनल लाइबिलिटी तो हमने देख लिया कब बच सकते हो, बट सिविल लाइबिलिटी से कब बच सकते हो? पहला, जो डायरेक्टर था अगर उसने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली थी प्रोस्पेक्टस इशू होने से पहले, अगर उसने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली थी एंड प्रोस्पेक्टस इशूड विदाउट हिज अथॉरिटी और कंसेंट, और हमने तो कंसेंट विड्रॉ कर ली और उसके बिना कंसेंट के ही प्रोस्पेक्टस इशू हुआ, तो फिर उस डायरेक्टर की लायबिलिटी नहीं आएगी, फिर वो लॉस की भरपाई नहीं करेगा। प्रोस्पेक्टस वाज इशूड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट, यानी उसकी बिना नॉलेज और बिना कंसेंट के इशू कर दिया, और जैसे ही उसे ये बात पता चली कि भैया मेरी बिना कंसेंट के जो है इशू कर दिया, तो वो क्या देगा, इमीडिएटली पब्लिक नोटिस दे देगा, पब्लिक नोटिस दे देगा कि भैया प्रोस्पेक्टस जो है वो मेरी बिना नॉलेज, तो पब्लिक नोटिस यहां पर देना जरूरी है। और थर्ड, अगर वो मिसलीडिंग स्टेटमेंट जो है एक्सपर्ट के द्वारा दी गई है, तो आपने तो बिलीव कर लिया था कि यार एक्सपर्ट ने दी होगी तो सही दी होगी, और आपने प्रोस्पेक्टस में डाल दी और बाद में पता चला कि वो बात गलत थी, तो उसमें आप लोग लायबल नहीं होंगे, उसमें गलती किसकी थी, एक्सपर्ट की गलती मानी जाएगी। ओके सर, नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 29। देखो सेक्शन नंबर 29 सिंपल सी बात कहता है कि सिक्योरिटीज को आज की तारीख में दो फॉर्म में रखा जा सकता है। आप चाहो तो फिजिकल सर्टिफिकेट रख सकते हो, दैट इज हार्ड कॉपी, आपके पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, फिजिकल डिबेंचर सर्टिफिकेट हो सकता है, या आप उन्हें डीमेटलाइज फॉर्म यानी ऑनलाइन फॉर्म में रख सकते हो, डीमेट अकाउंट में रख सकते हो। ठीक है, तो सेक्शन 29 कहता है कि भैया हम ज्यादा से ज्यादा किसकी तरफ जाएंगे, ऑनलाइन मोड की तरफ जाएंगे, और इसीलिए अगर कोई भी कंपनी पब्लिक ऑफर कर रही है, कोई भी कंपनी अगर पब्लिक ऑफर कर रही है, तो उसे अपनी सिक्योरिटीज डीमेट फॉर्म में ही करनी होगी, वो फिजिकल सर्टिफिकेट्स नहीं दे सकती है। या ऐसी पब्लिक कंपनी जो प्रिस्क्राइब करिए, कौन सी यहां पे करिए, हम जानते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल उन्हें भी क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी सारी जो है सिक्योरिटीज को, किसमें, डीमेट फॉर्म में। नहीं तो वो क्या नहीं कर पाती है, इशू नहीं कर पाती है। क्या नहीं इशू कर पाती है, बोनस शेयर फ्यूचर इशू कुछ भी करना है तो उससे पहले उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसकी, प्रमोटर्स वगैरह जो जानकार है उनके, और उन्हें डीमेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उन्हें टाइमली फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, डिपॉजिटरी शेयर ट्रांसफर एजेंट्स वगैरह की सबकी टाइमली करनी पड़ेगी, 2 साल का डिपॉजिट रखना पड़ेगा, ये सारी कंडीशंस उन्हें फुलफिल करनी पड़ेगी। हाउएवर प्राइवेट कंपनी को आज भी ऑप्शन है, वो चाहे तो डीमैट में रखे और चाहे तो फिजिकल में रखे, प्राइवेट कंपनी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाया गया है। उसके बाद आता है मेरे बच्चों प्राइवेट प्लेसमेंट। उसके बाद क्या आता है मेरे बच्चों, प्राइवेट प्लेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट कौन सी कंपनी कर सकती है, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी या दोनों? सर दोनों कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट दोनों कंपनी कर सकती है, ठीक है, पब्लिक कंपनी भी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है। अगर आपने सेक्शन 42 फॉलो नहीं करा तो देन देयर विल बी चांसेस कि हम उसको क्या मानेंगे, पब्लिक ऑफर मान लेंगे। ओके सर, प्राइवेट प्लेसमेंट अगर करना है तो सेक्शन 42 को फॉलो करना जरूरी है। ये कौन सी सिक्योरिटीज को एप्लीकेबल होगा, सारी, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, कुछ भी इशू कर रहे हो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर में कवर हो जाएगा। कितने लोगों को एक फाइनेंशियल ईयर में, कितने लोगों को ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दिया जा सकता है, मैक्सिमम 200 आइडेंटिफाइड, अनआइडेंटिफाइड नहीं, अनआइडेंटिफाइड करोगे तो पब्लिक ऑफर हो जाएगा। आइडेंटिफाइड पर्सन को वो भी कितने, मैक्सिमम 200, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है कि 50 या हायर लिमिट एज में भी प्रिस्क्राइब, और लिमिट कितनी प्रिस्क्राइब करी गई है, 200 प्रिस्क्राइब करी गई है। इस 200 की लिमिट में कौन कौन काउंट नहीं होगा, क्यूआईबीज काउंट नहीं होंगे, और एम्प्लॉइज जिन्हें सिक्योरिटीज इसॉप में दी गई है वो काउंट नहीं करे जाएंगे। ये जो 200 की लिमिट है ये सिक्योरिटी वाइज है, यानी इक्विटी के लिए 200 अलग, प्रेफरेंस के लिए 200 अलग, और डिबेंचर्स के लिए 200 अलग। फाइनेंशियल ईयर की 200 वाइज आपको लिमिट दी गई है। ओके सर, लिमिट ऑफ 200 इज नॉट एप्लीकेबल।
एनबीएफसी जो आरबीआई के, क्योंकि वो आरबीआई की लिमिट फॉलो करती है, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्योंकि वो नेशनल हाउसिंग बैंक की लिमिट फॉलो करती है, तो उनको ये 200 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर एक प्राइवेट कंपनी है, आप जानिएगा हमने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं सर? 200 हो सकते हैं। यस और नो सर? 200 हो सकते हैं। यस और नो? यस सर। तो अगर प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू कर रही है अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट, अगर प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू कर रही है अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट, तो उसको सिक्योरिटी वाइज तो 200 याद रखना ही है, बट उसे अपनी ये लिमिट भी याद रखनी है कि उसके मेंबर्स 200 से ऊपर ना चले जाएं। यानी फाइनेंशियल ईयर 200 ठीक है, बट प्राइवेट कंपनी की तो ओवरऑल शेयर होल्डर की लिमिट्स भी 200 है ना। ओके सर। नाउ अगर कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट अनआइडेंटिफाइड पर्संस को दिया या वो 200 पर्सन की लिमिट को क्रॉस कर गया, तो लॉ बोलता है हम उसे डीम्ड पब्लिक ऑफर में काउंट कर लेंगे, हम उसे डीम्ड पब्लिक ऑफर में काउंट कर लेंगे। ओके सर। फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर अगेन इंपॉर्टेंट है, कहां पर ऑर्डिनरी लगेगा, कहां पर स्पेशल, ध्यान से सुन लो। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर का नॉर्मल रूल ये है, नॉर्मल रूल ये है कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, और जब भी आप प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर करोगे आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराया जाएगा। जब भी साल में 4 बार प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेकर जाओगे तो 4 बार स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। हाउएवर इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर आप किसी क्यूआईबी को इशू करने जा रहे हो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, तो उसके लिए आप स्पेशल रेजोल्यूशन बार बार मत लेना, एक बार ही ले लिया और उससे फिर बार बार पैसा उठाते रहो। मान लो एक क्यूआईबी पकड़ लिया, उसको आप 4 बार ही देने वाले हो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, तो एक बार ही पूरे साल का एसआर लेके रख लो, बार बार जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की बात करता हूं ना, ये थोड़े से हट के आ जाते हैं, यहां पर थोड़ी सी हट के बात हो जाती है। अगर कोई कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेकर जा रही है, तो आपको पूछना है क्या वो सेक्शन 180 की लिमिट के अंदर है, क्या वो सेक्शन 180 की लिमिट से ज्यादा है। अगर वो विद इन लिमिट है तो सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन तक तो जाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो सेक्शन 180 की लिमिट से ज्यादा हो रही है तो बोर्ड रेजोल्यूशन तो लगेगा ही लगेगा, साथ में स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। बट यहां पर वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के केस में भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन बार बार ऑफर पर ऑफर लेने की जरूरत नहीं है, आप ओनली वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर, ओनली वंस इन अ ईयर से भी काम चला सकते हैं। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंटेंट ऑफ नोटिस गिवन टू मेंबर्स फॉर स्पेशल रेजोल्यूशन। तो जब आप स्पेशल रेजोल्यूशन का नोटिस भेजोगे कि भैया हम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर करने जा रहे हैं, प्लीज अपना अप्रूवल दे दो, प्लीज अपना अप्रूवल दे दो, तो उन्हें पहले बताओगे ना, ताकि वो अप्रूवल लेने से पहले डिसाइड कर पाए कि भैया ये सही है या नहीं है। तो उसमें क्या क्या लिखोगे? ऑफर के पर्टिकुलर्स लिखोगे, जो ऑफर देने जा रहे हो उसकी सारी डिटेल्स लिखोगे। डेट ऑफ पासिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन किस दिन पास किया गया था ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर का। काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर, कौन कौन सी सिक्योरिटीज आप प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर में देने जा रहे हो लोगों को। प्राइस, किस प्राइस पर देने जा रहे हो। बेसिस फॉर प्राइस, वो प्राइस कैसे आया, ये जो प्राइस पर आप इशू कर रहे हो ये प्राइस कैसे कैलकुलेट हुआ। नेम एंड एड्रेस ऑफ वैल्यूएशन एक्सपर्ट एंड टोटल अमाउंट टू बी रेज, की टोटल अमाउंट कितना रेज हो रहा है। फिर एक नया लॉ में अमेंडमेंट आया था क्या, कि अगर कंपनी ऐसे पर्सन को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दे रही है जो कि नेशनल है, जो कि नेशनल है या बाहर का बॉडी कॉर्पोरेट है, कौन सी बाहर का, मतलब ऐसी कंट्री का जिसके साथ इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करती है, तो उसके लिए आप उसे तब तक प्राइवेट प्लेसमेंट मत ऑफर करना जब तक कि वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ गवर्नमेंट का अप्रूवल, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ गवर्नमेंट का अप्रूवल अटैच ना करके दे दे, तब तक आप उसे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर इशू मत करना। ओके सर। आइडेंटिफाइड पर्सन कैन नॉट पे कंसिडरेशन इन कैश, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर में जो पैसा पे किया जाएगा वो कैश में नहीं आएगा। सर अगर वो कैश में नहीं आएगा तो वो ऑनलाइन मेथड्स के थ्रू आएगा, नॉर्मली बैंक अकाउंट से भेजेगा। को कौन से बैंक अकाउंट से भेजेगा, उसको उसको किसके बैंक अकाउंट से आना चाहिए, एप्लीकेंट के बैंक अकाउंट से आना चाहिए, यानी जिसके नाम पे सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट इशू होने वाला है, ठीक है, पैसा उसी के अकाउंट से आना चाहिए, पैसा उसी के अकाउंट से आना चाहिए। हाउएवर
इन केस ऑफ ज्वाइंट होल्डर, बट अगर मल्टीपल होल्डर है तो किसके अकाउंट से आना चाहिए? तो जिसका नाम पहले लिस्ट में लिखा होगा उसके नाम से आना चाहिए, उसके नाम के बैंक अकाउंट से पैसा आना चाहिए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 15 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कैन नॉट बी मेड बाय द कंपनी। कंपनी तब तक एक नया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर नहीं ला सकती है जब तक कि पुराना प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कंप्लीट ना हो जाए, या कंपनी उसे विड्रॉ ना कर ले, या कंपनी उसे विड्रॉ ना कर ले। आइए अब इस चार्ट को देखते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर के। देखो, मान लो कंपनी को पैसा आ गया लोगों से, तो उसको 60 दिन के अंदर क्या करना है? सिक्योरिटीज अलॉट कर देनी है उसे। 60 डेज के अंदर क्या करना है? सिक्योरिटीज, जिस सिक्योरिटी का वादा किया था वो अलॉट कर देनी है। अगर 60 दिन में नहीं करी तो भैया 15 दिन के अंदर रिफंड ऑफ मनी कर देना है। पैसा जो है वो क्या कर देना है? रिफंड कर देना है। अगर पैसा रिफंड नहीं करा, इंटरेस्ट लीव पेबल होगा बाय कंपनी एट द रेट 12% पर एनम इफ नॉट पेड विद इन 15 डेज। अगर 15 डेज में पे नहीं करा तो इंटरेस्ट लीवी हो जाएगा बाय कंपनी एट द रेट 12% पर एनम, एट द रेट 12% पर एनम। ओके, जो पैसा प्राइवेट प्लेसमेंट में आता है वो पैसा कहां रखना है? जब तक अलॉटमेंट सिक्योरिटी नहीं आता वो सारा पैसा कहां रखना है बेटा? शेड्यूल्ड बैंक के सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है। और इसे दो ही पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, यानी उसके बदले सिक्योरिटीज अलॉट कर दो, और रिफंड ऑफ मनी टू सब्सक्राइबर, अगर पैसा रिटर्न करना है तो उनका पैसा रिटर्न कर दो। नो कंपनी डूइंग प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, अगर कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट में जा रही है तो वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती इस चीज का। ओके सर। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट टू बी फाइल्ड विद आरओसी विद इन 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। अलॉटमेंट होने के 15 दिन के अंदर क्या फाइल कर देना? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो है फाइल कर देना। किसके साथ फाइल कर देना? आरओसी के साथ फाइल कर देना। अगर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट नहीं फाइल हुआ तो कंपनी प्रमोटर डायरेक्टर के ऊपर 1000 रुपए पर डे की पेनल्टी लगेगी, मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक की जा सकती है। और अगर आपने सेक्शन 42 का कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, जो कि एक बड़ा ही बेहतरीन सेक्शन है, तो कंपनी प्रमोटर डायरेक्टर के ऊपर कितना पैसा? जितना पैसा उन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट से उठाया था वो, या 2 करोड़ रुपए, विच एवर इज लोअर का पेनल्टी जो है लगेगा। पेनल्टी तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ कंपनी को पैसा भी वापस करना पड़ेगा 12% पर एनम पे विद इन 30 डेज फ्रॉम पेनल्टी ऑर्डर डेट। ऑर्डर के पेनल्टी, वो सारा पैसा भी कंपनी को जो प्राइवेट प्लेसमेंट से उठाया था उन लोगों को वापस कर देना है जिनसे वो पैसा उठाया गया था। ठीक है, ओके सर, ओके सर। चलिए यहां पे हमारा बेटा मेजॉरिटी जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे सर, कहां मिलेंगे बेटा? एमसीक्यू सेशन में मिलने वाले हैं। ओके टाटा बाय बाय।